बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला चल रहे हैं, क्या नई अपडेट्स आने को तैयार हैं, क्या नतीजा निकलेंगे, क्या अभी तक फैसले हो चुके हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने कमजोर हुकूमत लेना अपनी सबसे बड़ी गलती करार दे दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मालूम होता कि माफिया का एहतसाब नहीं होगा तो पहले दिन ही असेंबली तोड़ देता और दोबारा इलेक्शन की जानिब बढ़ जाता। और इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अब अगर मजबूत हुकूमत नहीं बना पाया तो अपोजिशन में बैठूंगा और जो है वो कमजोर हुकूमत मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने मार्च अप्रैल में इलेक्शन की पेशगोई भी की है। उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी से पहले ही जो है वो परवेज इलाही एतमाद का वोट भी हासिल कर लेंगे। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अभी तक असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की, फौरी असम्बली तहलील क्यों नहीं की, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फौरी असम्बली इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को साथ में रखना था, उनको मनाना जरूरी था। और जब उनसे परवेज इलाही के हवाले से सवाल किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले और यकीन है कि परवेज इलाही वक्त आने पर साथ जरूर देंगे। असेंबलियां जब मैं कहूंगा तहलील करके दिखाएंगे। इसके अलावा पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट दी है। नाज़रीन, आप लोगों के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया जाए। 28 दिसंबर को पीटीआई के अरकान इस्तीफे पेश करेंगे। इसके अलावा पंजाब में पीटीआई और काफ लीग के नंबर्स पूरे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नून लीग ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि तहरीके इंसाफ वाले असेंबली में आए, यहाँ पर बातचीत करें, जो भी इख्तलाफात हैं, क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आके बात करें। असेंबलियां जो हैं वो तोड़ने के लिए नहीं, फैसले और कानून साजी के लिए होते हैं। क्या ये बच्चों का खेल है कि असेंबलियां तोड़कर दिखाएंगे और अपनी जिद मनवाएंगे? इसके हवाले से नाज़रीन आज हम अपने पैनल में मौजूद मेहमानों से डिस्कस करेंगे कि क्या मामलात हैं, किस तरफ मामलात जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ तशरीफ फरमा है स्टूडियो में डॉक्टर नुशाबा अंजुम साहिबा, रहनुमा है तहरीके इंसाफ की। उनके साथ ही तशरीफ फरमा है मलिक जुबैर साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा एंकर पर्सन भी हैं। चौधरी अरमान सुबहानी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुस्लिम लीग नून साहब भी हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। मौजूद स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा, मुझे तो पहले आप ये बताएं कि ये जो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि असेंबलियां तहलील होंगी, तहरीके इंसाफ थक नहीं गई तारीख पे तारीख देकर? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया महविश आपके मदद करने का। तारीख की बात ही देखें, जिस वक्त भी आप जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, नो कॉन्फिडेंस लेते हैं, तो आप एक मखसूस तादाद, इसके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन कम से कम हफ्ते या 10 दिन का, वो तो ज़रूरी था कि वो सारा जो प्रोसीजर चला। लेकिन तहलील असेंबलियाँ बिल्कुल होंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कौम को हमने इलेक्शंस की तरफ लेकर जाना है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए महविश, जब भी हुकूमत आती है ना, हमने जब या आप अपोजिशन में होते हैं या आप जब हुकूमत में होते हैं तो आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो पिछली हुकूमत की आपने एक बयानिया बनाया होता है, पीटीआई ने एक बयानिया बनाया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बयानिया था, वो बयानिया यही था कि हमने उसके अंदर साइफर का भी जिक्र किया, एब्सोल्युटली नॉट का भी जिक्र किया। अच्छा, उसके अंदर हमने फिर जिस वक्त बात की, हमने करप्शन को अपना बनाया। हमने ये कहा कि ये लोग अपनी स्लेटें साफ करने के लिए आए हैं। हमने कहा कि इन लोगों के किरदार बाप दादा के पाकिस्तान की तहरीक बनने में नहीं थे। हमने ये बात बोली कि ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इकट्ठी हुई हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर है और ये वो करने के लिए आए हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने बोली हैं, बारहा बोली हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। बट द पॉइंट इज दैट हमारे बयानिए को होता ये था कि जिस वक्त ये लोग आए थे इतने कम टाइम के लिए, चलने देते हुकूमत को, दोबारा इलेक्शन की तरफ ले जाते। जिस अंदाज से ये लाए गए, जिस अंदाज से ये आए, वो सब दुनिया के सामने था, सब लोगों के सामने था। एक्सेप्टेंस मुश्किल थी, मगर हमारे बयानिए को इन्होंने मजबूत कर दिया। आप ये देखें कि हमारे मुल्क से बच्चे जो बाहर 10 से 14 लाख बच्चा इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी, कुछ है ही नहीं, और वो मुल्क से बाहर छोड़कर जा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें थी, क्योंकि आप हमें कह रहे हैं, आज मैं सुन रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो साद रफीक साहब कहते हैं जी कि वो इसने रवैये बदल दिए कौम के, एक जनरेशन का रवैया बदल दिया।
میرے باپ بہت اچھے, یہ تو آپ نے ہمارے لیے تو کہ ہمارے بیانیے کو رویہ بدل دیا. میں تو رویوں کی ڈاکٹر ہوں. ہم تو چاہتے ہی تھے, ایک رویہ بدلا تھا اقبال نے, ایک رویہ اور ایک سوچ بدلی تھی. سر سید احمد خان اور قائد اعظم نے اس کو انڈورس کیا, اس رویے کو. یہ رویہ جو اگر بدلا گیا ہے, اس رویے میں پھر آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں, یہ جو رویہ تبدیل ہوا ہے یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان وہ جو 30 سال کا کھلارا ڈلا ہوا تھا, جو یہ ابھی مزید آ کر جس ملک کو اگر ہم لے کر جا رہے ہیں, وہ جو کہتے ہیں بینکرپسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اگر ہم نے اس کھلارے کو ایک دن کے اندر, تو یہ جو آپ نے سب مچایا ہوا تھا, ایک شخص کدھر کدھر جنگ لڑے گا, بارڈرز پہ لڑے گا, بیرونی طاقتوں سے لڑے گا, اندرونی, اور پھر کچھ اپنے افسوس کے ساتھ کہوں گی قریب کے بھی میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. تو یہ شخص جو, اور ایک ہمیں بالکل خان صاحب کی یہ بات مجھے بھی پتا ہے, اور میں اس چیز سے بڑی متفق ہوتی ہوں کیونکہ پارٹی کا حصہ رہی ہوں اور ہوں بھی, کہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا اس وقت اگر یہ, کیونکہ ہمارے کوئی گدی تو تھی نہیں جس کے اوپر آ کے میں بلاول کی طرح یا میں اس کی بیٹھ جاتی, اور پھر میں کہتی یار میرے والد نے مجھے پورا اپنی کرپشن سمیت پلندہ دیا ہوتا کہ بیٹا جا رہے اس کرسی پہ بیٹھنا, میرے تخت کی لاج رکھنا, اور میں وہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کی قوم کا رویہ بدلا ہے. پاکستان کی قوم نزدیک یہ پازیٹیو سائن ہے. میں بالکل سمجھتی ہوں پازیٹیو سائن ہے, لیکن اس کے لیے زبیر صاحب کی جانب بھی بڑھوں کہ تاریخ کب تک جو ہے نا وہ دیتے رہیں گے. دیکھیں 10 جنوری نہیں جنوری 10-11 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کو کسی چلیں زبیر صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ واقعی تحریک انصاف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک رہی ہے بات اس طرح گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھیں نا, تو پی ڈی ایم تو گھٹنے ٹیک چکی ہے. یہ اگر آپ آگے الیکشنز کو دیکھیں یا آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. خان کا مقابلہ اس ٹائم میرا نہیں خیال کہ یہ پی ڈی ایم 11 پارٹیز مل کے بھی کر رہے ہیں, 11 نہیں بلکہ 12, ان کی اپنی پارٹی بھی آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہی سمجھیں, کیونکہ وہ زیادہ تر 60% پارٹی جو ہے وہ انہیں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. بیانوں سے بھی آپ کو نظر آ جاتا ہوگا. دوسرا آپ جو بار بار سوال کر رہی ہیں ان سے کہ تاریخ کب تک دی جائے گی, تو جب یہ سارا ہوا, ہم لوگ پارلیمنٹ سے نکلے, سارا دیکھ کے جو بھی اس کو ہوا واٹ ایور جو بھی تھا اس ٹائم, تو بڑے غصہ ہمیں بھی تھا کہ یار ہمیں کچھ اور بتایا گیا, ہو کچھ اور رہا ہے, سارا کچھ کسی اور طریقے سے جا رہا ہے. تو ہم لوگ کچھ خاص جگہ پہ, میں اسپیشلی اپنا تو میں خاص جگہ پہ گیا, میں نے وہاں پہ جا کے پہلے ایک بات پوچھی, میں نے کہا جی یہ کیا ہے, ٹھیک ہے یہ پاکستان ہے کیا, ہم لوگ اس لیے لڑ رہے ہیں, ہم لوگ مافیا سے لڑ رہے ہیں, ہمارے پہ قتلانہ حملے ہو رہے ہیں, ہم سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم لوگ لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویٹ اینڈ واچ فیب تک, ٹھیک ہے فیب تک, ٹھیک ہے فیب کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے مارچ اپریل میں کسی بھی ٹائم پہ. تو اب وہ میڈم نے خود کہہ دیا کہ یار یہ مارچ اپریل میں ہم لوگ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات پہلے دن سے پتا تھی کہ فیب کے اندر, میرے پریویس پروگرامز دیکھیں تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو 10-12 جنوری کے بعد آپ کو ڈائریکشنز نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, فیصلہ کدھر سے آ رہا ہے, خبر بتا رہے ہیں, فیصلہ کدھر سے آ رہا ہے, فیصلہ ویسے ہی آئے گا جی جہاں سے ہمیشہ آتا رہا. ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ لوگ کہیں تو پھر الیکشن کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ میری ایک رائے ہے اس میں, اگر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں سوری, میرا یہ طور طریقہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو رویے بدلے اس رویوں میں گھٹنے تو ٹیک دیے سب نے. آپ نے جس تعداد کے اندر, خان صاحب اس دفعہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے کے ساتھ آئیں گے, اور اس رویے میں آپ جو فیصلہ کروں گی پھر میں آپ کو سنوں گی. پاکستان کی عوام, پاکستان کی جس کے اندر 64% آپ کی یوتھ ہے, 1 سے لے کے 30 سال تک کا جو 30 ایئرز تک کی جو آپ کی یوتھ ہے, میجورٹی یوتھ کے ہاتھ میں نا پاکستان, 16 سے 30 سال کی جو, اس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس 64% تو صرف یہ یوتھ ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ آپ کی عوام ڈیموکریسی بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیکے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عوام کا سمندر ہے اس میں ایسا نہیں ہے یہ لے ڈوبے گا سب کو. اگر اس کے اوپر نہ تو ایک یاد رکھیں, ہمارے ادارے میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ہمارا فخر ہے, ہمارا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے پاس دوسری رائے نہیں, سب سے اسٹرانگسٹ پلر ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والی. اور ابھی دیکھیں ہماری کتنی جانیں ہم نے قربان کی. ہم نہیں بھولے جو ہمارا APS کا انسیڈنٹ, ہم نہیں بھولے کہ جو جس طرح انہوں نے وہ جو وار اگینسٹ جو ہماری جان نہیں بھی تھی اور ہم نے کتنی جانے, مگر آپ کو یہ پتا ہے ون مین شو تو ہے.
ہمیں صرف یہ چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارا ایک ٹرسٹ ہے اپنے اداروں کے اوپر ہم نے اور وہ کبھی بھی میں جتنا اپنے اداروں کو جانتی ہوں یا جتنے ہمیں اپنی فوج کے اوپر یقین ہے کبھی بھی وہ ہاں پولیٹیکل جماعتوں کے آمنے سامنے ہو سکتے ہوں مگر میں عوام کے آگے کبھی بھی اپنے اندر یہ سامنا کنفرنٹ نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. زبیر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رویوں کی ڈاکٹر ہے تو ہم نے رویے تو نہیں بدلے ہیں. ہم لوگوں نے تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہجوم جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا ایپس لائک ٹک ٹاک کینٹور دیٹ کائنڈ آف تھنگس ہم لوگوں نے ایسی یوتھ کو سامنے لے ہیں جن کا نظریہ ہی نہیں ہے. رویے تو ہم لوگ تب بدلتے ہیں نا ان کا نظریہ ہوتا ہے میڈم, ان کا نظریہ نہیں ہے. وہ اندھی تلقین کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل یہ اسٹیٹمنٹ مجھے بالکل وہ لگ رہی ہے کہ 29 اپریل پہ میں گزرتی اور میڈیا کے کنٹینر پہ تھی ڈاکٹرز انجینئرز, میں خود میرا تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس میں میں خود آپ یقین کریں انہوں نے کہا جی ناچنے والی اور گانے والی آج بھی یہی ناچنے اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں میں دیکھیں آپ انٹرپٹ کرتی ہیں سارا ہمارا کام ہے میڈم یہ ہمارا کام ہے. ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں نے اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل بھی جائے گا پروگرام بھی مل جائے گا. پروگرام بھی چاہیے مجھے میں اس کے فیکٹ اینڈ فگرز بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ 3.5 کروڑ عوام, ٹھیک ہے 3.5 کروڑ پاکستان کی عوام, اٹس ناٹ اباؤٹ پی ڈی ایم اور اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی دیٹ کائنڈ آف تھنگس. ٹھیک ہے 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک ایسی اسپیشلی پی ٹی آئی کے دور کے اندر نہ ان لوگوں نے ایف اے کے کرائمز کو سائبر کرائم کو ان لوگوں نے جو ہے اپڈیٹ کیا, نہ یہ لوگ کسی کو لے کے آئے آپ کہہ لیں قانون کی گرفت میں لے کے آئے, نہ ان لوگوں نے ادارے مضبوط کیے. ان لوگوں نے جان بوجھ کے ایک ایسی فضا کریٹ کی ٹھیک ہے جس میں کوئی بندہ یہ بات کرتے ہیں نا احتساب کی. ٹھیک ہے تو جو فضا ان لوگوں نے کریٹ کی اس کے اندر تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا تھا, احتساب کرنے دیا ہی نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے ان کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے خان کے ساتھ. ٹھیک ہے ہماری بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی خان سے. ٹھیک ہے خان آ گیا وہ ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک کر لے گا, ڈپارٹمنٹ چراغ پھر نہ آتا نا, پھر آتا ہی نہ جس کو پتا تھا کہ میں کیپیبل ہوں کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے تو پھر وہ آتا ہی نہ, اس نے پاکستان اور قوم کے جو ہے کیوں اتنے سال جو ہے وہ کر دیے. اگر معافیا میں وہی بتانے لگوں کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی یہ کریں گے, لیکن رنگ روڈ کا سکینڈل ان کے اس میں آیا, اس کے علاوہ بے شمار سکینڈلز آئے ان کے. ٹھیک ہے جس میں ان لوگوں نے ایون اپنے بندوں کو بچایا. ٹھیک ہے اب میں نام میں نے اپنوں کو بچایا گیا. ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر جب انہوں نے دیکھا, میں خیر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, میں تھنک ٹینک کی بات کر رہا تھا کہ میں تھنک ٹینک کے پاس گیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں گیا. ٹھیک ہے تو پھر جب ان کی طرف ہم لوگ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ, تو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یار یہ بھی تو سارے یہی کام کر رہے ہیں, ان کو ہم لوگ کس لیے لے کے آئے تھے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو یہ سیم سارے ایک پیج پہ. ایک جملہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے استعمال کیا, ڈاکٹر صاحبہ نے اس سینس میں استعمال کیا کہ یہ جو ابھی موجودہ پی ٹی ایم آئی ہے یہ آئے یا پھر ان کو جو لے کے آیا گیا. خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی ذکر کیا ہے, تھوڑی سی وضاحت کریں گے. تو اس میں تو دیکھیں وضاحت میں کیا کروں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. آپ پاکستان جب سے بنا آپ ابھی تک دیکھ لیے تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب یہ تھوڑا سا پیچھے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیک فٹس پہ آئے ہیں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی دیکھنا یہ ہے کہ میں یہاں پہ بڑی ایک سخت بات کروں گا کہ ہمارے سید صاحب ہیں. ٹھیک ہے تو وہ جہاں سے مشورے لے رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہ لیں, وہ پرانی ٹیم سے لیں. اب میں اتنا کھل کے بات نہیں کرتا, میں نے واپس گھر جانا ہے, میں نے واپس گھر بھی جانا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ پرانی ٹیمز جو ہیں وہی ٹیمز اس ٹائم بھی ان کے ساتھ ہیں, وہی ان کو انگیج کر رہی ہیں. تو میں کہوں گا ذرا آواز تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں تو چیزیں اور اسٹریم لائن ہو جائیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ کچھ ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں عمران خان سے, اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. میرے جو دماغ سمجھے پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے جب بیٹھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر آپ لڑکیاں بچیاں, مجھے ایک چیز آپ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے دادا اور پردادا, ٹھیک ہے آپ کے دادا اور پردادا کتنے 3-4 دہائیوں میں 4 جنریشنز گزر گئی ہیں, ادارے ان کے اندر بیٹھے ہیں, اداروں کے اندر یہ لوگ معاملہ اس سائفر اور اس چٹھی نے بہت لوگوں کو بے نقاب کر دیا. ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ تو سب کٹ پتلی معاملات تھے. جب خان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں انکمپیٹنٹ تھا یا میں چلا نہیں سکتا تھا, اتھارٹی آپ ایک کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں
आ जाती, फैसले करने का इख्तियारात बंदे ब्यूरोक्रेसी में आपके साथ बैठे हुए हैं। 3 लोग आपके जजेस, इंसाफ याद रखें, आपकी जुडिशरी, आपकी पार्लियामेंट और फिर जो ये आपका क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, ये मिलकर ब्यूरोक्रेसी एक डिसीजन लेते हैं। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है और उसमें अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है। मैं इसको आप मुझे खत्म कर आज़म खान का ले लें, मैं नाम ले लेता हूं। आप इसको इंटरप्ट ना करें, लेट मी फिनिश। आप थोड़ा तहजीब में ही बात करें तो बेहतर होगा। मैं बात खत्म करूं, आप जरूर बोलें। ये चार लोग इकट्ठे चलेंगे। बात है कि आप क्यों आए हैं। घर, मुल्क एक घर है। ये जो लोग, आप अब उसके वालिद होता है हुक्मरान। ये 4 लोग अपने अपने इस इदारों की खुद मुख्तारी की हम बात करते रहे, इंसाफ नजर कहीं नहीं आया। सेहत की बात करें, ह्यूमन, बार बार हम कह रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन अगर एक पौधा बीज लगाया उसको उगने में 10 साल का इंतजार, हमने सड़कें, हमने वो चीजें, इनका फोकस यही रहा पिछले हुकूमतों के बैक स्ट्रेटेजीज के सारे जो भी काम हुआ। मैं नहीं कहती हमारे टाइम पर नहीं हुआ, मरीख से तो लोगों को नहीं लेकर आएंगे। बैठे हुए हैं जड़ों के अंदर, नासूर बन के करप्शन इस मुल्क की जड़ों के अंदर बैठ के, जिसके ऊपर सफाया करना। अब क्या वो काम जो शुरू हो गया था और फिर कुछ ताकतों को, ये फिर जनरेशन हाइब्रिड वॉर है। आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस्लामी रियासतें इस वक्त किधर खड़ी हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है इस वक्त, और इस इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आप मलेशिया देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, आप तुर्की देख लें, ये सब की नजर थी इमरान खान के ऊपर। पहली बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमने, जिसको कहते हैं कि सीरत नबी के ऊपर, और हमने वो एक अहम सेंसिटिव इशू को उठाया, कश्मीर के इशू को उठाया, वो थ्रेटेंड फील कर रहे थे। खुदारा जब इस वक्त आप बात करें तो ये भूल जाएं, वालिद है, माँ है, पहले अपना मुल्क और अपना घर है। क्या हमारी डिबेट से कोई तीसरा बंदा, हमने सिर्फ ये कहा था कि हम आपके साथ जंग में शामिल नहीं है, हम किसी की जंग को, वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये साइफर, ये चिट्ठी, हमने सारे इदारों की क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगा दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि आप जेलों के अंदर फोन करते हैं, आप अपनी एफिलिएशन शो करते हैं। इसके ऊपर बोलना, अगर कोई और होता ना बोलता, आज तक बोला नहीं गया। 3 दहाइयों से हाथ बांध के पीछे वो खड़े हैं। पाकिस्तान की कौम का रवैया बदला है, बिल्कुल बदला है। मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिस कौम की, जिस तर्ज पर यह मुल्क बना है, अब बदलेगा नहीं। इमरान खान नहीं आएगा तो आगे जो भी आएंगे वो, मेरे ख्याल में अब इस मुल्क में बहुत ज्यादा माइंडसेट के वो लोग तैयार हो गए हैं। हम बिल्कुल कर रहे हैं उसके ऊपर काम, मगर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इदारे अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क को इस मौरूसियत से, मैं नहीं कहती बिलावल के ऊपर मैं जात पे नहीं जाना चाहती, मैं मरियम की जात पे नहीं जाना चाहती। ये जो 6 खानदान अंग्रेज जमीनों की शक्ल में नवाज गया था, ये वो जो आपका फ्रेंडली, अमेरिकन फ्रेंडली बलूचिस्तान मूवमेंट चल रही थी, आपको ये जो इस वक्त दोबारा दहशतगर्दी मुल्क लपेट के अंदर अभी आ गया है, क्यों आ रहे हैं? ये प्रेशर कहां से आ रहे हैं? आपको फोकस एक हार के ऊपर रखवा दिया, आपका फोकस एक अंगूठी पे रखवा दिया डिस्ट्रैक्शन के लिए। एक फिल्म निकाल दी बकवास किस्म की, एक झूठी बकवास किस्म की, आपने एक वो जो घटिया दुश्मन की हरकत है, आपने वो आवाजें निकाल कर और वो आपने एक लोगों के एक जनरल यूथ के सामने रख दी। सबको पता है अब कि क्या ये क्या चीज है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैं फिर कह रही हूँ, ये बता दें, जब आप लोग के अगेंस्ट ये चीजें हो जाए, ऐसी ऑडियोज वीडियोस वायरल हो जाए, तो आप लोग कहते हैं कभी ये देखें, नहीं, मैरिश मुझे खत्म करने दो। मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ। ये कोई भी बेटी है, ये किसी की भी बहन है, या वो किसी भी पार्टी से है, या आप किसी के जात के ऊपर आकर वो हम अगर अपने सारे गिरेबानों में झांकें तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबल है। मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को मैं दफनाना छोड़ दे। मेरे पास तो सारे आते हैं, हर पार्टी का बंदा मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ जाओ भाई तुम्हारा इलाज नहीं करना। ये एक जहनी पोल्यूशन है और ये बड़ा आसान तरीका है। अब ये कौन लोग इसके पीछे हैं, आप ये आइडेंटिफाई करें और आपसी, मैं फिर कहती हूँ, लड़ाई ना। मैं जब हम लोग, मैं अपनी पार्टी में नून लीग के भी लोग हैं, मैं सबके साथ बैठती हूँ। देखिए, राय का हक दें, राय का ये बड़ी अच्छी हेल्दी क्रिटिसिज्म कौमों को लेकर चलता है आगे, ना कि अब आप फिल्मों की शक्ल में कि काउंटर आज इन्होंने बनाई, वो तो बच्चे हैं,
सोशल मीडिया के अंदर वो उनको तो जिस तरह ये कह रहे हैं शऊर ही नहीं, चलो वो जो व्हील चेयर पे माँ आई थी वो शऊर नहीं था, हम डी चौक पे डायरेक्ट शेलिंग खा रहे हैं, मैंने हाथ से शेल खींचा, मैंने शायद आपके शो में बताया तो कहता राना सनाला गंदी गालियां दे रहे, जो बंदे खुद और गंदा किसको कर रहे थे, अवाम को और इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमने बड़ा अलर्ट होकर चलना है। बच्चों से भी मेरी जो ये प्रोग्राम की तबस्सुर से जो देख रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है कि अपने मामलात अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है आप काउंटर ना करें और ऐसी चीजों को फैलाने से गुरेज करें और इदारे रोल प्ले करें। किधर है हमारे जो ये कैमरा और ये क्या होते हैं जो ये देखते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते इसके ऊपर? चल अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल के ऊपर वापस आते हैं। मुझे बताएं, परवेज इलाही साहब अभी टॉप ट्रेंड बन चुके हैं, किसके साथ हैं? क्या लग रहा है कि पीडीएम के साथ या वाकई खान साहब के साथ हैं? क्या उनके सियासत हमेशा उन्हीं के साथ है जिनके साथ हमेशा हो रहे हैं, उन्हीं के साथ है। अब ये फिर देखा उधर ही इशारा है। देखिए मैं आपको फैक्ट हाँ मैं अमेरिका का कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरदारी साहब भी इस टाइम जो है वो फुल गेम के अंदर है परवेज इलाही साहब के साथ, ठीक है। उसके अलावा फिर बात वो ये कि बीइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट में हमेशा उनके फिर क्राइम को आप उनकी बात करेंगे तो वो आजकल जो कर रहे हैं तो मैं फिर उस पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आना चाहता पॉलिटिकल उस पे रहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो परवेज इलाही साहब है वो वहीं पे हैं जहाँ से वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस लेते रहे हैं, ठीक है, वहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और वहीं से अभी जरदारी साहब भी उनके गेम के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं। और आप देखेंगे कि खान साहब को जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के हिस्से में हमेशा की तरह फिर धोखा ही आएगा, जो मुझे लग रहा है। जो इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, आगे पीछे हम लोग ले रहे हैं राय। परवेज इलाही साहब की सियासत का नतीजा क्या देखते हैं आप? परवेज इलाही की सियासत, परवेज इलाही की सियासत देखिए, मोनस इलाही की सियासत की तो बात करें, जिक्र ही नहीं किया ना, वो खान साहब की नो बॉल है। हाँ मैं वही कहने लगा, तो उसकी तो हद तक तो मैं किसी ना किसी हद तक देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं पे ग्रूम कर जाएगा, लेकिन परवेज इलाही की सियासत को मैं यहाँ पे खत्म होता हुआ देख रहा हूँ, खत्म होता हुआ देख। डॉक्टर साहब एग्री करेंगी, क्या कहती हैं? मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं मोनस की बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारी सोच का बच्चा है, लड़का है। और मेरी मुलाकात एक दफा हुई तो मैंने पूछा था कि कब तक नहीं घबराना खान साहब, उन्होंने कहा देखें कब तक चलता है। अगर आप कठपुतली, मेरे ख्याल में काफ लीग का मुझे बड़ा दुख है चीमा साहब पर, बड़ा तकलीफ है कि आपने अपने, क्योंकि उन्हें पता था वो नहीं जीत सके, उनके साथ कमिटमेंट पीपल्स पार्टी ने और उन्हीं ने की कि ठीक है हम वॉलंटियरली तुम्हारे अगेंस्ट बंदा नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन उसने उस इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जो आपस में भाइयों की ओर तकसीम, देखिए ये जो डिवाइड एंड रूल है ना, ये अंग्रेज की सियासत है, ये तरीकाकार हमारे मुल्क का नहीं था, ये अंग्रेज आया ही था। कैसे आप मैं हमेशा कहती हूँ अब हमारे मुल्क के अंदर भी ये डिवाइड है। अब देखिए इत्तेहादी वो थे और मैं जितना जानती हूँ इनको इंशाल्लाह रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है, क्योंकि वो धड़े की सियासत है, नजरिए की सियासत में अगर नजरियाती आप बात कर रहे हैं तो सवाए पीटीआई के अंदर जो हम बार बार कह रहे हैं, मेरे ख्याल में खान साहब अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे लेकिन दोबारा ब्लैकमेल नहीं होंगे, चाहे वो उनके अपने लोग थे जहाजों पर आए, चाहे वो ग्रुप्स की शक्ल में, लैंड माफियाज की शक्ल में आए, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जिस तरह उन्होंने सफर किया, अभी जिस तरह वो मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान की, अब वो किसी से ब्लैकमेल होंगे आगे, चाहे काफ लीग है, चाहे नून लीग है, तो चाहे परवेज इलाही साहब है, मेरे ख्याल में इलेक्शन करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन करवाए, डरते क्यों है? नहीं तो उससे पहले आप खान साहब को कहना कि मिश्रान की बैठक भी चेंज करें अपनी, जो भी करना होगा, आप इलेक्शन तो कराएं, फिर वो बैठक इलेक्शन का बता। मैं अपनी टीम को सारे देखूंगा। खान साहब एक बॉल हमेशा ये कहते हैं, रात को हमेशा ये कहते हैं, सुबह वो भूले हुए होते हैं। खान साहब भूलने वाला बंदा नहीं, वो एक बॉल अगर मिस कर रहा है ना जानकर, तो वो आखिरी बॉल तक खेलता भी है। आपने प्रोग्राम में बहुत कम बातें कही है, लास्ट सवाल एक आपसे मैं करने जा रही हूँ, मुझे ये बताएं खान साहब की मकबूलियत का तो अभी हम बच्चा जानता है, ठीक है ना, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मुझे ये बताएं जरदारी साहब की जो असल गेम है वो भी तो वो खेलेंगे, और अभी आपने ही बताया कि वो जो पंजाब के गिर्द उनके चक्कर लग रहे हैं या दीगर उनकी एक्टिविटीज हैं, क्या लगता है कि इलेक्शन वाकई होंगे? स्टार्ट में भी आपने कहा, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारा कुछ क्योस क्रिएट किया जाता है इंटरनेशनल लॉबीज को फायदा देने के लिए, उनके मंशूर को आगे लेके जाने के लिए ये सारा क्योस क्रिएट किया जाता है। पूरा क्योस क्रिएट करके आपको जानबूझ के पूरी जो आप कह लें कि वर्ल्ड है उसे साइड पे किया गया, ठीक है, अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। बाकी आप अगर देख लें इंटरनेशनल सिनेरियो को देख लें तो वहां पे भी अजीब व गरीब किस्म की जो है सिचुएशंस बिल्डअप हो रही है। जैसे मैडम ने कहा था कि पाकिस्तान है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बना क्यों, उसका मकसद क्या, उसका नजरिया क्या है, और
और यहाँ की हम सियासत लोग क्या है? कैसी क्यों है? खटकते हैं, हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो हमें इस तरह काउंटर करते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्री है, जुबैर साहब, एटॉमिक ये है इसके बातें पास, जानते सब है, पता सबको है, लेकिन इसके ऊपर अमल तो नहीं करेंगे। बस ये नहीं करते ना। तो इसी ऐसे क्योस तो को नहीं क्रिएट करेंगे। करने के लिए जो 5th जनरेशन वॉर है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग को ये अभी किया ऐसा जा रहा है, काम तो नहीं चीजें करा आपको सकते ना। स्मूथ हाँ। नजर आएंगी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये आपको नेक्स्ट अगस्त तक स्मूथ होती हुई नजर आएंगी। मतलब तब तक इंतजार तब तक, किया हाँ, जाए, तब तक आराम से इंतजार इंतजार ही किया जाए। चलें, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चूंकि हमने सियासी सूरत हाल जो आजकल जो है बहुत ही ज्यादा कभी अरूज को जा रहे हैं, कभी कुछ और मामला सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने बात की। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।